ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने कल की क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो 3 चीजें हमने कल की क्लास में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वो 3 चीजें हमने क्या क्या पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहले। तो बताइए क्या होता है लाइन ऑफ साइट, क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है लाइन ऑफ साइट? क्या हुआ, बताइए लाइन ऑफ साइट क्या होती है? हमारी आंखों से हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर वहां से लाइन खींच दी जाए तो उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। तो हम अपनी आंखों से कोई भी चीज देख रहे हो, कहीं भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, मान लो ये हमारी आंख हो गई और ये हमारा ये फोन है। ठीक है, तो ये फोन है हमारा। ठीक है, अब हम अपनी आंखों से अगर फोन की तरफ देख रहे हैं, तो अगर मैं अपनी आंख से इस फोन की तरफ एक लाइन खींच दूं, तो ये जो लाइन होगी इसी को मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। इसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। यानी अपनी आंखों से जो चीज भी हम देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या फोन या कुछ भी अगर हम देख रहे हैं, तो अपनी आंख से अगर उस तक हम एक लाइन खींच दे तो वो लाइन ऑफ साइट होता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो कोई बताएगा क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें हमारी आंखों को या गर्दन को पकड़ना पड़े। हाँ, अगर मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, इसके टॉप को हमें देखना है। ठीक है, इसके टॉप को, तो ये इसका टॉप हो गया टावर का, और हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ हमारी आंख है, और हम यहाँ से इस टावर के अगर टॉप को देखें, तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना जो हेड है उसको रेज करना पड़े, अपनी गर्दन को ऐसे उठाना पड़े। ठीक है, तब क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अच्छा, अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारी आंख का होगा या ये टावर का होगा? टावर का। टावर का सर। ठीक है, यानी टावर जिस का। ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, टॉप ऑफ टावर को हम देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, हमारी आंख का नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये एंगल किसका होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होगा? जिसको हम देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। ठीक है, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है? जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी गर्दन नीचे झुकानी पड़े। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये भी देखो किस किस के बीच में बनता है, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। ये भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनता है। लेकिन बनता कब है ये? मान लो ये मेरा घर है और मैं अपने घर की छत पर यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरी आंख है, और अपने घर की छत से खड़े होकर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा हूँ। मान लो यहाँ पर एक बाइक खड़ी है, मैं उस बाइक को देख रहा हूँ अपने घर की छत पर से खड़ा होकर। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, अपनी आंख से जिस चीज को मैं देख रहा हूँ वहां तक अगर मैं एक लाइन खींच दी, मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई, रेड कलर की लाइन। और ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, ये, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कब बनता है? जब हमें अपने हेड को डाउन करना पड़े, ठीक है, टिल्ट करना पड़े, झुकाना पड़े। तो अगर हम यहाँ पर अपनी छत पर खड़े होकर कोई चीज देखेंगे तो हमें अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी, टिल्ट करना पड़ेगा हमें अपने हेड को। तो तब क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बाइक का होगा या हमारी आई का होगा? बाइक का। बाइक का होगा, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये सब चीजें ये बेसिक्स हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से मैंने बता दी थी कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। क्या ये सब चीजें सभी को क्लियर है? तीनों पॉइंट्स, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जस्ट मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले ये बताओ ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली व्हेन viewed फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। अच्छा, क्लिफ क्या होता है ये आपको पता है? क्लिफ क्या होता है, पता है क्या? नो सर। एक मिनट, तो मैं दिखा देता हूँ। मैं एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। हम्म क्लिफ, देखो ये पहाड़ी के टुकड़े से है ना, ये क्लिफ, इनको हम क्लिफ बोलते हैं। जैसे ये है या ये है, ये क्लिफ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पर, मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस क्लिफ की ऊंचाई पर, टॉप पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो ये खड़े हुए हैं, ठीक है, थोड़ा जूम अगर करने की कोशिश करें इसे, हम्म, नहीं होगा क्या? चलो ऐसे ही देखिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लिफ। जैसे ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, यस सर। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम क्लिफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले गए हैं ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पिलर। तो एक पिलर है, उसके टॉप का और उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। जब हम क्लिफ के टॉप से उसको देखते हैं, ठीक है, जब किसी क्लिफ के टॉप से हम किसी पिलर को देख रहे हैं तो उसके टॉप का और उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ओके। क्लिफ की जो हाइट है वो 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, आपको पिलर की हाइट बतानी है। ट्राई करो क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं बन रहा सर फिगर। फिगर नहीं बन रहा, ओके। चलो देखो, देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। अच्छा, फिगर बनाने के लिए आपको वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी पढ़ाई है। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊंचाई से, जब हमें अपनी गर्दन झुकानी पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब हम अपनी गर्दन उठानी पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। एक पिलर है और एक क्लिफ है। तो मान लो ये पिलर होगा, ठीक है, ये मान लो पिलर है और ये मान लो क्लिफ है, ठीक है। ये क्या है, क्लिफ, और ये क्या है, पिलर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर। पिलर का टॉप ये है और पिलर का बॉटम ये है। तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहा गया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब आप एक बात बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन इनका कब बनेगा? इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब यहां से कोई खड़ा होकर इनको देखेगा, तभी तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। भाई जिस चीज को हम देखते हैं उसी का एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये आपको पता है। अगर मैं छत से खड़ा होकर बाइक को देख रहा हूं तो किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा? क्योंकि मुझे गर्दन झुकानी पड़ेगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और किसका होगा? वो बाइक का। सेम इसका एंगल ऑफ, इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? अगर मैं यहां खड़े होकर, क्लिफ के टॉप पर खड़े होकर इसके टॉप, इसके पिलर के टॉप को देखूं तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा ऊपर। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ना, तो डिप्रेशन के लिए हमें गर्दन झुकानी पड़ रही है, यानी यहां बनेगा। तो यहां कैसे बनेगा? सबसे पहले लाइन ऑफ साइट खींच लेता हूं मैं, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बनता है ना। दोनों ही, मतलब इन दोनों के बीच में बनते हैं, यस और नो। ये चीज सभी को क्लियर है? तो पहले मुझे लाइन ऑफ साइट खींचनी पड़ेगी। तो लाइन ऑफ साइट, अगर मेरी आंख यहां पर है तो लाइन ऑफ साइट कैसे खींचेगी? भाई आंख से इस पिलर के टॉप तक एक लाइन खींच दो, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, यस और नो। बताओ ये जो रेड कलर की लाइन है, लाइन ऑफ साइट होगी या नहीं टॉप के लिए, पिलर के टॉप के लिए? Yes, sir. ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो एक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? इन दोनों के बीच में, यानी यहां बनेगा, इन दोनों के बीच में। और वो कितना है? टॉप का कितना है भाई? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। बताओ क्या आपको यहां तक फिगर क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे ही बॉटम का, तो बॉटम का भी क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। तो बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट क्या होगी? मान लो बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट ये हो गई, यही होगी ना। अगर मैं यहां से खड़ा होकर इस पिलर के बॉटम को देखूं तो लाइन ऑफ साइट ये होगी। मैंने बताया लाइन ऑफ साइट क्या होती है? आंख से जिसको आप देख रहे हो। तो अगर आप बॉटम को देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से है ही। तो इनके बीच में क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? क्लिफ की हाइट कितनी है? 50 मीटर। यानी ये जो हाइट है ये कितनी है? 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर, आपको ये बतानी है। इसको मान लो ये h है, तो आपको ये निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देखो, आप इस फिगर से यहां तक आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आप एक काम करो, इनको मिला दो। इस पॉइंट को इससे मिला दो और इस पॉइंट को इससे मिला दो। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने क्यों मिलाया? जिससे मेरे ट्राइंगल बन जाए। अब ये ट्राइंगल बन गए ना, मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? यहां तक, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका क्लिफ और ये है आपका पिलर। अब देखो, सबके नाम दे देता हूँ, ये आंख को हटा देता हूँ, अब आपको समझ आ ही गया है। तो ये हो गया, ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई। कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दो। अब ध्यान से देखो, इसको देखो, ये एक जेड बन रहा है। अल्टरनेट एंगल्स आपने पढ़े होंगे। यस सर। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन होगा उसमें अल्टरनेट एंगल्स बनाने हैं आपको। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में तो कुछ नहीं था,
एंगल ऑफ डिप्रेशन में अल्टरनेट एंगल्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि भाई यहाँ एंगल होने से हमारा काम नहीं चलेगा ना, अगर एंगल ऊपर है तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इन एंगल्स को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। वो मैं कैसे लेकर आऊंगा? ये देखो एक जेड बन रहा है, ये ग्रीन कलर का, तो देखो ये वाला एंगल है नहीं, ये 45 डिग्री इसके इक्वल होगा, यस और नो, ये भी 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? अल्टरनेट एंगल्स होगा या sir. नहीं होगा? है ना, ये वाला जो एंगल है इसमें देखो जेड में ध्यान से, बाकी सब मत देखो, बस इस जेड को देखो। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, सेम इसको देखो। अब किसे देखो? आप देखो इस वाले को, इस वाले को देखो, ब्लैक कलर वाले को। तो ये भी तो जेड बन रहा है ब्लैक कलर में, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, यस और नो? बताओ, क्लियर हुआ सभी को? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई चीज आपको ना क्लियर हो तो बता दो। मैंने ये क्यों बनाए अल्टरनेट एंगल्स, क्यों मैंने देखे? क्योंकि भाई ऊपर अगर एंगल है 30 और 45 तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इनको मुझे नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो ये 30 भी नीचे आ गया यहाँ पर और 45 भी नीचे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं, इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ दोबारा क्यों बना रहा हूँ? जिससे इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसमें हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो देखो अब आप देखो, सबसे पहले ट्राइंगल, ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक है, इधर बना रहा हूँ, तो चलो पूरा ही बना देता हूँ मैं ये वाली लाइन नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नहीं खींच रहा हूँ, बस ये ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, फिर ये है लाइनें, फिर ये है, ओके, और एक लाइन ये है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये बन चुकी है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अल्टरनेट एंगल्स वहां पर बन रहे हैं। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। आपको क्या निकालना है? ये आपका क्या था, इधर की तरफ आपका था पिलर, यानी आपको पिलर की हाइट निकालनी है, और आपको क्लिफ की हाइट कितनी दी हुई थी? 50 मीटर, ठीक है, यानी ये वाली हाइट क्या है? पूरी 50 मीटर। अब देखो आपका ये फिगर सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंप्लीफाई हो गया ना, थोड़ा आपको अच्छा सा लग रहा होगा देखने में, यस और नो बताओ? ये हो गया आपका 50 मीटर यस सर। पूरी हाइट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बेस चाहिए होंगे, क्योंकि टेन में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में सबसे पहले मुझे, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूंगा, क्योंकि 30 डिग्री इसमें आ रहा है, तो मुझे ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला, कौन सा? ABC में। तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए और मुझे बेस चाहिए, तभी तो मैं 10 30 लगा सकता हूँ। तो परपेंडिकुलर और बेस मुझे पता होने चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये वाली जो डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी या नहीं, ये बताओ? CB और DE बराबर होंगे या नहीं? भाई जितना दूर टावर का टॉप है उतना ही दूर टावर का बॉटम भी होगा क्लिफ से, Yes, sir. क्योंकि टावर सीधा खड़ा है ना। तो जितना दूर इसका टॉप है उतना ही दूर बॉटम भी होगा, यानी अगर ये x है, अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? मैंने x मान लिया। भाई एक टावर सीधा खड़ा है, ठीक है, टावर नहीं, ये क्या है, ये क्या था भाई? हमारा पिलर था। अगर पिलर सीधा खड़ा है, सीधा ही खड़ा है, तो जितना दूर क्लिफ से उस टावर का टॉप होगा उतना ही बॉटम होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो मान लिया मैंने x मीटर दूर है, तो ये भी x मीटर दूर हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, AB कैसे निकालोगे? AB कितना होगा? देखो ये हाइट है h, तो ये हाइट भी h होगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की हाइट भी h होगी ना, यस और नो? Yes, sir.
यस तो ये सर। कितनी बची ऊपर वाली? ऊपर वाली कितनी बचेगी? 50 माइनस 50 माइनस एच, 15 ठीक है। minus h. पूरी 50 है ना, पूरी हाइट 50 है, और ये एच है, तो ये कितनी बची? 50 माइनस एच। 50 माइनस, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 50 माइनस एच। अब देखो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ऊपर है, इसमें 1030 लगा सकते हो आप, एक ये वाला ट्राइंगल है जिसमें आप 1045 लगा सकते हो। कोशिश करो इससे आगे सॉल्व करने की। क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाले ट्राइंगल को लो 1030 परपेंडिकुलर 50 माइनस एच अपॉन बेस एक्स, ठीक है। एक इक्वेशन यहां से बनेगी। फिर इस वाले ट्राइंगल को लो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 50, बेस क्या है एक्स। तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा आपका इस वाले ट्राइंगल से, ADE से एक्स निकल जाएगा, और एक्स की वैल्यू फिर ऊपर दूसरी इक्वेशन में रख दोगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, करो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। इससे आगे मैं कराऊंगा फिर अगर नहीं होता है तो सारा खेल इसमें फिगर का है। एक बार फिगर बन जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन होता चला जाता है। कोशिश करें करने की। हुआ या मैं कराऊं? बताओ, कर रहे हो या फिर? कराऊं क्या मैं? बता दो एक बार आप लोग, अगर कर रहे हो तो कर लो, अगर नहीं तो हो रहा है तो मुझे बता दो। ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक। चलो 1-2 मिनट और ले लो, करो ट्राई। चलो देखो, आप ये देखो एंगल आपको किस किस ट्राइंगल के अंदर पता है। एक तो देखो ADE के अंदर आपको एक एंगल पता है 45 डिग्री, तो उसमें आप यूज करो 10। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ADE, इसको देखो ADE को, ADE इसको, तो इसमें इसका परपेंडिकुलर ये पूरे पूरा हो गया। इसकी हाइट कितनी है 50, बेस क्या है x। तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 50 और बेस क्या है x। तो 1045 वैल्यू 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। तो x कितना आ गया 50 मीटर, यस और नो। x की वैल्यू 50 मीटर आ गई।
बताइए, ये सबको क्लियर है क्या? ये यस सभी सर। को क्लियर है? 1045 की वैल्यू रख के x की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे चाहिए h, हाइट चाहिए, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अब मैं ले रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, कौन से वाला? इसको देखो, ए बी सी को, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ? 1030। 1030 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? 50 माइनस h, और बेस क्या है? x, ठीक है। तो यहां से क्या आया? 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन, भाई x की वैल्यू हमने 50 निकाल लिया तो वो यहां रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 इज इक्वल टू 50√3 माइनस √3h, ठीक है। तो ये यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अगर मैं इसको h वाले को इधर ले आऊं तो ये आया 50√3 माइनस 50, यही आएगा। तो h की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 50√3 माइनस 50/√3, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइज करने के लिए, तो h कितना आएगा? h इज इक्वल टू कितना आया? √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 3 150 माइनस 50√3 ठीक है। और अगर आप चाहो तो 50 कॉमन भी ले सकते हो, तो 50/3 अंदर क्या बचा? 3 माइनस √3, ये आंसर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जूम करके आप अगर फिगर वगैरह दोबारा से देखना चाहो तो देख सकते हो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के करते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन करोगे? एक्सरसाइज ही ले लेते हैं, यही वाला था ना। चलो इसको करो, पर ये तो एग्जाम्पल है, चलो उसमें से करते हैं। बताओ, इन पहला दूसरा क्वेश्चन कर लोगे क्या? जो क्वेश्चन कराना है मुझे बता दो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो मैंने कराया था कि पेड़ टूट जाता है हवा की वजह से, और जमीन से वो टच करता है तो इतने डिग्री का एंगल, ये मैंने कराया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। मैं इसको अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो, अगर बुक आपने नहीं रखी हुई अपने पास तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, और पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा है। पेडिस्टल क्या होता है? आपने स्टैचू देखे होंगे, स्टैचू के नीचे एक पत्थर लगा होता है ना, जिसके ऊपर वो खड़ा यस होता है सर। स्टैचू, तो उसी को बोला गया है, ठीक है।
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व, कैसे करोगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कराना है क्या? मैंने अभी देखा चैट में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद करेंगे, पहले इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। बताइए क्या आंसर आएगा। हम्म, ओके, चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, पहले हमेशा की तरह हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, जो जो कहा गया है वो करते हैं। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, तो मान लो ये एक स्टैचू है जो कितना, इसकी लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, ठीक है। टॉप ऑफ द पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा है, तो मान लो ये इसका पेडिस्टल है कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये खड़ा हुआ है स्टैचू इसके टॉप पर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हो गई, ये हमारी ग्राउंड हो गई, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, मान लो मैंने वो पॉइंट ये ले लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू का टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब यहां से खड़े होकर मैं देखूंगा, है ना, लेट कर या खड़े होकर, मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा यहाँ बनेगा नीचे की तरफ। तो मैं इसको मिला देता हूँ। लाइन ऑफ साइट क्या होगी? अगर मैं यहाँ से टॉप को देख रहा हूँ तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये क्या हो गई मेरी, अरे यार, नहीं बनूंगी ये लाइन सी, एक मिनट। हाँ, ये मेरी क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है
किसका, टॉप का, कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, फिर क्या 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 कहा गया है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप यहां पर है। ठीक है, तो यहां से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45 डिग्री इसी पॉइंट पर, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी अगर मैं इसकी हाइट h मान लूं, अगर मैं इसकी हाइट h मान लूं तो मुझे ये बताएं। तो बताइए सभी लोग, सबसे पहले क्या सभी को ये फिगर क्लियर है या नहीं, सभी स्टूडेंट्स बताएं। यस सर। ठीक है, अब आप ये देख लो आपको एंगल कौन कौन से ट्राइंगल में पता है, तो पहले मैं इनका कुछ नाम रख देता हूं, ए बी सी और यहां रख दिया मैंने डी। सबसे पहले मैं ले लेता हूं कौन से वाला ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री किसमें बन रहा है भाई, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 1.6 प्लस एच अपॉन बेस। बेस मुझे नहीं पता तो मान लेता हूँ वो एक्स है, मैंने मान लिया ये बेस कितना है एक्स है। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ गया एक्स आ गया। और tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू कौन से ट्राइंगल में, डीबीसी में, इन ट्राइंगल डीबीसी tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। तो tan 45 वैल्यू 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहां से मुझे पता चला कि एक्स और एच आपस में बराबर, यहां से मुझे क्या पता चला कि एक्स और एच आपस में इक्वल है, यस और नो, बताइए क्या ये सभी को क्लियर हुआ यहां तक। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मुझे क्योंकि एच चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इस एक्स की जगह एच रख देता हूं। तो इक्वेशन 1 में मैंने एक्स की जगह एच रख दिया। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, tan 60 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, और इस एक्स की जगह मैंने एच रख दिया, क्यों, क्योंकि एक्स और एच आपस में इक्वल है। तो tan 60 √3, एच इधर आ गया, इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, एच उधर चला गया √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। तो एच कॉमन, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1, 1.6। तो एच की वैल्यू क्या आई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, बीच वाला साइन बदल दो, यानी इन दोनों के बीच में जो साइन है उसको बदल दो, माइनस का प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे तो निकालते हैं कॉन्जुगेट, निकालते हैं नहीं निकालते, कॉन्जुगेट निकालना सबको आता यस सर। है ना। बीच वाला यस साइन सर। चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब रैशनलाइज हो जाएगा। तो रैशनलाइज होकर क्या बचेगा, एच इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1। ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचेगा, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो 1.6 अपॉन 2 और √3 प्लस 1, और ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 0.8 0.8। √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर आ गया। अगर √3 की वैल्यू हमें दी है तो वो रख सकते हो, दी है क्या क्वेश्चन में √3 की वैल्यू, नहीं दी ना, या दी है, अगर दी होती तो हम रख देते इसको। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई डाउट किसी को, नो इसमें सर। कोई डाउट, कुछ बच्चों ने रखी है क्या √3 की वैल्यू 2.184 आ रहा है जिनका, उन्होंने वैल्यू रखी है क्या। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो वो देख लेते हैं, 2 या 3 के लिए बोला था, शायद 3 के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है वो पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, इसका यार आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा उधर है। चलो, क्वेश्चन में कहा गया है एक अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स
टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो पार्क में जो स्लाइड्स होती है, आपके स्कूल में भी होंगी इस तरीके से जो होती है, जिस पर बैठकर स्लाइड करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग से मतलब है कि छोटे बच्चे या आप लोग करते हो, मैं तो नहीं करता, पहले करता था जब मैं बच्चा था। तो वो ये स्लाइड होती है, ठीक है, जिस पर बैठ के हम नीचे स्लाइड करते हैं। तो ऐसी स्लाइड्स लगानी है किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक पार्क के अंदर, ठीक है। तो वो लगानी कैसे है वो देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, तो 5 years के ऊपर वाले एज के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 years, तो 5 years के ऊपर वाले एज के लिए क्या करना है, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसको वो एक ऐसी स्लाइड लगाना चाहती है जिसका टॉप कितने मीटर हो, 1.5 मीटर हो, उसकी हाइट 1.5 मीटर हो, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े बच्चों के लिए, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो फॉर एल्डर्स वो क्या करनी चाहती है, 3 मीटर की हाइट पर स्लाइड लगाना चाहती है ग्राउंड से। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, वो स्लाइड कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी हर केस में, यानी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए आपको ये बताना है कि जो स्लाइड वो लग रही है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले पहला जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 ईयर से कम बच्चों के लिए। वो क्या बोला गया है कि 1.5 मीटर की एक स्लाइड है, ठीक है, नहीं 1.5 मीटर की हाइट पर है। तो अगर ये एक स्लाइड है इस तरीके से, इसकी हाइट कितनी है, और अगर ये ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ये रेड कलर की स्लाइड है और ग्रीन कलर का ग्राउंड है। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर, यानी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है 1.5 मीटर है, ये जो हाइट है 1.5 मीटर है ग्राउंड से, किसकी, ये जो रेड कलर की स्लाइड है उसकी, और ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर, यानी ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और एल्डर्स के लिए जो स्लाइड है वो कितनी ऊंचाई पर लगाई है, 3 मीटर की हाइट पर लगाई है। तो एक स्लाइड और बना लेते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, और ये हाइट है, और ये हाइट कितनी है, ये एल्डर के लिए है 3 मीटर, और ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर। आपको क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी ये निकालनी है स्लाइड, ये है ना आपकी रेड कलर की जो स्लाइड है, एक तो इसकी लेंथ यानी ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है इसकी लेंथ निकालनी है। तो मुझे ये बताओ सबको फिगर्स क्लियर हैं क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, फिगर बताओ ये सबको क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स बताइए, यस जिन्होंने सर। डाउट पूछा था वो भी बताएं और बाकी लोग भी बताएं। तो क्या आप निकाल सकते हो लेंथ, निकाल सकते हो क्या लेंथ, बताओ, यस सर। तो निकाल के बताओ क्या आएगी। 5 साल से 5 ईयर्स से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी, और जो एल्डर्स के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप ये देख रहे हो, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, कि भाई अगर आप किसी पार्क में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अगर ये लगानी है तो ये कैलकुलेशन वहां पर होती है।
तो आप इसको रियल लाइफ से जोड़कर देख सकते हो कि भाई कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने एंगल पर होनी चाहिए, है ना। अगर मुझे हाइट इतनी रखनी है, एंगल इतना रखना है, तो कितने लेंथ की मुझे चाहिए होगी। तो ये सब चीजें कैलकुलेट की जाती हैं रियल में। बताइए, देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है ना आपका, और ये परपेंडिकुलर है। मान लो इसकी लेंथ है एल, तो आप यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे? वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो। किसमें आता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर? साइन थीटा और कोसेक साइन में थीटा। आता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? साइन 30 इज इक्वल टू, क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है 1.5 और हाइपोटेन्यूज कितना है एल। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एल। तो एल को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 1.5, और 2 इंटू 1.5 कितना आया? 3 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 3 मीटर। ठीक है, यानी 3 मीटर लेंथ की आपको स्लाइड लगानी पड़ेगी। क्या ये सबको क्लियर है? छोटे बच्चे वाली जो यस सर। स्लाइड है वो 3 मीटर लेंथ की होगी। अब इसको देख लेते हैं, सेम इसमें भी ऐसे ही करोगे। ये मान लो ये है कैपिटल एल, ठीक है, और ये 60 है, तो और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 60 इज इक्वल टू 3/L। तो L इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 3/L। तो ये कितना आएगा? L इज इक्वल टू कितना है? 3 2 6 अपॉन √3। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा बताओ इसको सॉल्व करके? L इज इक्वल टू √3। 2√3, वेरी गुड, अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, 3 2 6। तो L की वैल्यू क्या आ गई? 2√3। यानी जो बड़े बच्चों के लिए जो लगानी है स्लाइड, उसकी लेंथ 2√3 मीटर होगी, और जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड लगानी है उसकी लेंथ 3 मीटर होगी। बताइए। सर हाँ जी, 15 और समझा दो ना इसका, इस एक्सरसाइज 16 का। पर, ओके 16 पर भी आते हैं। 15। 15, ओके 15 पर आते हैं। चलिए, पहले ये बताइए, ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, एक दो क्वेश्चन, हाँ मैं आपका जो 15 क्वेश्चन है उस पर भी आऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा कल भी चलेगा। क्या है वैसे 15? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अब ये वाला क्या, ये वाला बोल रहे हो क्या? Straight highway leads यस to सर। the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching. ठीक है, चलो इसको, इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग होमवर्क में करना, नहीं होता है तो कल हम करेंगे। ठीक है, कल इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं कल पूछ लेना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो चैप्टर आप बोलोगे उसको। अरे यार, ये मैंने 3D पे ऐड कर दिया। हाँ जी, बाकी लोग इसकी फिगर बनाने की कोशिश करें, कैसे बनाओगे? अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन हो जाएगा।
देखो, एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। तो अगर ये मेरा टावर है, मान लो ये टावर है, ठीक है, और एक हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो मान लो ये मेरा हाईवे आ रहा है और ये इस ऐसे टावर के जो फुट है उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, टावर का जो फुट है उसकी तरफ इस तरीके से आ रहा है, ये हाईवे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पर एक मैन खड़ा हुआ है टावर के टॉप पर, यहां कहीं खड़ा होगा। ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मान लो यहाँ कोई कार है, यहाँ होगी कोई कार, और ये जो मैन है इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है किस एंगल पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, पहले लाइन ऑफ साइट बनाऊंगा मैं। यहाँ अगर खड़ा है वो इंसान और वो इस कार को देख रहा है तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसके बीच में जो एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो कार है एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बराबर स्पीड से, मतलब ना तो स्पीड ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, सेम स्पीड से वो इस टावर के फुट की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी अगर ये इस तरफ आ रही है तो मान लो 6 सेकंड बाद कार यहाँ आ गई होगी, 6 सेकंड बाद मान लो कार यहाँ आ गई होगी, ठीक है, उस टाइम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। तो उस टाइम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये वाला एंगल, ये लाइन ऑफ साइट हो गई ना ब्लैक कलर की, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको यह बताना है कि यहां से यहां तक जाने में कार जो है वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यहां से यहां तक जाने में कार कितना टाइम लेगी। तो देखो, आपने ये पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड आपसे बोली गई है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो कार यहां से यहां तक की स्पीड थी जितनी, उतनी ही यहां से यहां तक की होगी, ठीक है। डिस्टेंस आपको कैसे निकालोगे, आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहां पर आप देखो कोई ट्राइंगल आपका बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, आप यहां पर वो बनाओगे अल्टरनेट एंगल्स इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप अल्टरनेट एंगल्स बनाओगे। देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इनकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के आप टाइम निकाल सकते हो। पहले ये छोड़ो क्या कैसे क्या निकालना, पहले मुझे बताओ सबको ये फिगर क्लियर है क्या, कैसे बनाई है मैंने। यस सर। ये सब छोड़ो, कैसे क्या निकालना है पहले फिगर समझो, बताओ। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है ये, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये सब आप हटा सकते हो, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे मैंने ये बनाया ये हटा दो, ठीक है। और क्या हटा सकते हो, जब ये एंगल आप यहाँ पर कर दोगे यानी ये भी आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा, नहीं ये होगा 6, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये ऊपर वालों को भी हटा सकते हो, ये सब हटा सकते हो। तो अब देखो ये थोड़ा और नीट एंड क्लीन हो गया। अब इसमें आपको काम करना है, ठीक है, इस ट्राइंगल को ले लो और इस ट्राइंगल को ले लो, कोशिश करो कि किसी तरह आप डिस्टेंस निकाल पाओ, उसके बाद आपका जो टाइम है वो इजीली निकल जाएगा। क्लियर है सभी को। अच्छा एक काम करो, अगर ऐसे ना हो तो हम एक चीज और कर सकते हैं इसमें,
मैंने ये हाईवे जो है टेढ़ा क्यों बनाया है, इसको मैं सीधा भी तो बना सकता हूँ। 1 मिनट, कितना टाइम बचा है टाइम। अगर मैं इस हाईवे को टेढ़ा बनाने की बजाय सीधा बना दूं तो और आसान बनेगा। देखो दोबारा देख लो, ये टावर है, इसकी तरफ एक हाईवे आ रहा है, मैंने हाईवे पता नहीं टेढ़ा क्यों बना दिया, ये एक हाईवे आ रहा है इसकी तरफ, शायद मैंने ब्रिज समझ के बना दिया, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा हाईवे बना ब्रिज दिया। ठीक है, तो ये टावर है टी, इसकी तरफ एक हाईवे आ रहा है, ये हाईवे है, इस पर एक कार है। तो मान लो कार पहले यहां पर थी, यहाँ एक इंसान खड़ा है और यहाँ इंसान वो खड़ा होकर इस कार को देख रहा है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इनके बीच में बनेगा, और वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि जेड शेप बन रही है, देखो है ना, जेड शेप बन रही है ना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। फिर ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, और मान लो यहाँ आ गई चलते चलते 6 सेकंड बाद, तो जब वो यहाँ आई तो फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, और इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 60 डिग्री, यानी ये जो है इस बार बना 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? बताओ यस क्या सर। सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा ठीक बन रहा है, उसमें थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। ओके, आपको क्या बताना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप ये डिस्टेंस निकाल दो, आप ये किसी तरह डिस्टेंस निकाल दो और यहां से स्पीड निकाल दो, यहां से कैसे निकालोगे स्पीड? आपको टाइम बताए यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, 6 सेकंड लग रहे हैं यहां से यहां तक पहुंचने में। तो अगर टावर की हाइट है, टावर की हाइट दी हुई है क्या? टावर की हाइट नहीं दी हुई, तो मैं एच मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? एच अपॉन, और ये डिस्टेंस कितनी, एक्स मान लो, ये डिस्टेंस कितनी मान लो, एक्स मान लो, तो 10 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स होगा यहां से। ठीक है, फिर इसमें आप 10 60 लगाओ, 10 60 इज इक्वल टू कितना होगा, एच अपॉन, और अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स, सॉरी एक्स माइनस डी। ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, पूरा क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, ये चीज क्लियर हुई सभी को? पहले ये बताओ, फिगर मैंने बना दी है, आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ये छोड़ो आप, ये डिस्टेंस वगैरह, आप ये निकालो, हाइट निकालो और ये निकालो। ठीक है, फिर आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उस फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, आपके भी टाइम कम है। ओके, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अगली कल की क्लास में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो।